हमने टेलीमानस सेल्स बनाए हैं। 53 टेलीमानस सेल्स आज इस देश में हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके यदि आपको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं, आप उसके लिए स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। और अब हम टेलीमानस ऐप भी लेकर आए हैं, यानी आप फ़ोन पर उसको अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए, यदि आप मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप उसका उपयोग करें। बड़ी संख्या में ये देखा गया है कि बुजुर्ग अपनी बीमारियां या तो घर परिवार के अन्य सदस्यों से कह नहीं पाते हैं, इलाज के खर्च के बारे में सोचकर इलाज से स्वयं को वंचित रखते हैं, पीड़ा को सहन करते रहते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि बुजुर्गों को सम्मानजनक रूप से स्वास्थ्य की देखभाल मिले और इलाज के खर्च की चिंता से वो मुक्त रहें। इसलिए विशेष तौर पे जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम ये योजना लेकर आए हैं। एक तरीके से उनके बुढ़ापे की लाठी है और बढ़ चढ़कर आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड आज बन रहे हैं। बहुत आपने स्वयं ही इस बात को कहा कि सरल तरीके से बन रहे हैं। पिछले 11 सालों में सरकार की नीतियों से पूरे देश में एक बहुत अहम बदलाव आया है। सबसे उल्लेखनीय बदलाव जो आया है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया है। चाहे कोविड जैसी महामारी से निपटने की बात हो, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजने की बात हो, या फिर आयुष्मान भारत जैसी एक बड़ी स्कीम की बात हो, भारत ने पूरे विश्व के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि एक स्वस्थ भारत ही एक समृद्ध भारत की कुंजी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री मिस अनुप्रिया पटेल। मंत्री जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते समय सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछना चाहूँगी वो यही है कि पिछले 11 सालों को, सरकार के 11 सालों को आप कैसे देखती हैं? हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित रहा हमारा ये 11 साल का कार्यकाल। इस वर्ष हमने अपने तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया और अगर 11 सालों पर मैं दृष्टि डालती हूँ तो देखती हूँ कि आज भारत की अर्थव्यवस्था इन 11 वर्षों में, कभी हम कहते थे कि ये फ्रेजाइल 5 में गिनती होती थी, दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज 11 वर्षों में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। और यही नहीं, दुनिया की सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें, इन 11 वर्षों में देश के अंदर आधारभूत संरचना का बड़े व्यापक पैमाने पर निर्माण हुआ है। चाहे रेलवे नेटवर्क का विस्तार देखें, सड़कों को देखें, हाईवेज को देखें, मेट्रो देखें, एयरपोर्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर दृष्टि से आज भारत आगे बढ़ा है। आज हमारे देश में अगर मैं गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करूं तो बड़े पैमाने पर हमारी सरकार के आने के बाद एक आम गरीब आदमी की जो बुनियादी आवश्यकता है, चाहे आवास की आवश्यकता हो, पीने के लिए शुद्ध जल हो, बिजली का कनेक्शन हो, स्वास्थ्य का बीमा हो, ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को मुहैया कराई हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। आपने गरीब कल्याण की बात करी और स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हर एक इंडिविजुअल की जीवन को छूता हुआ सब्जेक्ट है और आपका मंत्रालय भी है। तो पिछले 11 वर्षों में आपके मंत्रालय की कुछ उपलब्धियां अगर आप हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल। स्वास्थ्य सही मायने में एक बेहतर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और जब 2047 के विकसित भारत की बात हम करते हैं तो स्वस्थ भारत के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 11 वर्षों में मुझे खुशी है ये कहते हुए कि स्वास्थ्य आम जनमानस के लिए, आम जनमानस का स्वास्थ्य
बेहतर स्वास्थ्य हमारे सरकार की प्राथमिकता बना। इसके लिए हमने शुरुआत की हमारी 2 दशक पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में बदलाव लाने से। 1997 में हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी और उसके बाद 2 दशक बीत गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2014 में हमारी सरकार बनी। 3 साल तक बहुत गहन विमर्श हुआ सभी हितधारकों के साथ और 2017 में हम एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आए। जब हम ये नई स्वास्थ्य नीति लेकर आए तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये रहा कि हमने स्वास्थ्य के पूरे पैराडाइम शिफ्ट किया हमने उसमें। यानी पहले हम कहते थे कि स्वास्थ्य सेवा का मतलब है क्यूरेटिव हेल्थ केयर, बीमार व्यक्ति को हमें उपचार करना है। लेकिन अब हमने तय किया नई स्वास्थ्य नीति में कि हमारा स्वास्थ्य की परिभाषा ही बदल जाएगी। यानी अब हेल्थ केयर का मतलब है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव, जेरियाट्रिक। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हमने 2017 में जब रोल आउट की तो हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मंत्र पर आगे बढ़े। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि हर नागरिक को हमें क्वालिटी हेल्थ केयर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। और उसके लिए हमने तय किया कि जो हमारा स्वास्थ्य का पूरा पिरामिड है, जिसमें हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर है, उसे हमें सुदृढ़ करना है। तो जब प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करते हैं तो देश के कोने कोने में जो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, आज जो किसी भी सामान्य नागरिक के लिए सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है अगर उसे किसी भी प्रकार के उपचार की आवश्यकता है, तो आज हमने यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया। आज 12 किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर देश के सामान्य नागरिक को उपलब्ध हैं। यहाँ पर हमने 30 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनकी कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है ताकि समय रहते बीमारियों का पता चले और व्यक्ति को सही समय पर उपचार मिल सके और बहुत सारी अनमोल जिंदगियों को हम बचा सकें। इसी प्रकार सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ बढ़ते हुए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो तमाम कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत काम किया। और उसके बाद हम आते हैं टर्शरी हेल्थ केयर में, जिसमें आज देश के अंदर हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई। हमारी सरकार ने 11 वर्षों में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए, MBBS की सीटों को बढ़ाया, PG की सीटों को बढ़ाया और इस तीसरे कार्यकाल में 75,000 और नई सीटें हम बढ़ाने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, देश के अंदर 2014 से पहले 7 मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुआ करते थे, जो इतने वर्षों में बढ़कर आज 23 की संख्या हो चुकी है। तो पूरे स्वास्थ्य के ढांचे को हमने सुदृढ़ किया है ताकि देश का आम नागरिक स्वस्थ हो और स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। मंत्री जी, आपने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया और मेरा अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। ये सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि इतनी बड़ी योजना जिसमें इतने सारे लोगों को लाभ हो रहा है, वो योजना किस रिसर्च के बेसिस पे लाई गई, इसे कैसे संचालित किया जाता है और इससे क्या लाभ मिल रहा है लोगों को? देखिए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हम क्यों लेकर आए, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो भावना है, वो केवल यही है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पैसों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते हैं और इस देश का कोई भी नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इलाज से वंचित ना रह जाए, खास तौर से सेकेंडरी और टर्शरी केयर से। इस उद्देश्य से हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आए। इसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज ये हमारे देश के नागरिकों को मिल रहा है। इसके 4 चरण रहे। सबसे पहले हमने इस योजना के दायरे में जो सबसे गरीब बॉटम 40% आबादी है, जिसमें लगभग 55 करोड़ लोग आते हैं, उनको शामिल किया। दूसरे चरण में हमने देश की 37 लाख आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इसमें शामिल किया कि वो सबके स्वास्थ्य की चिंता करती हैं, उनके स्वास्थ्य की हमें चिंता करनी है। तीसरे चरण में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता से वादा किया था, 70 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं,
किसी भी इनकम ग्रुप के हों, उन सब को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया और 6 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और चौथे क्रम में आपने इस बार की बजट घोषणा सुनी थी कि 1 करोड़ देश के गिग वर्कर्स ऐसे हैं जिनको हम इस योजना के दायरे में लाए। ये योजना कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध कराती है। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज ये किसी भी पब्लिक या प्राइवेट एम्पैनल्ड अस्पताल के माध्यम से जो भी आयुष्मान कार्ड होल्डर है उसको मिल सकता है। और ऐसे 32,000 अस्पताल आज देश के अंदर हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनी हुई है देश के लेवल पे और हर राज्य में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है जिसके थ्रू इस पूरे योजना को हम संचालित करते हैं। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि 41 करोड़ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के तहत जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज है उसमें 1961 प्रोसीजर्स हैं अक्रॉस 27 स्पेशलिटीज़। तो यानी हर किस्म का जो इलाज है उसकी सुविधा हमारे देश के नागरिकों को मिल सके, इसके हमने प्रबंध किए हैं। और लाभ की दृष्टि से मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी है कि इस योजना को लाते वक्त हमारे मन में एक विचार था कि एक सामान्य नागरिक का जेब से होने वाला खर्च, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, उसमें कमी आनी चाहिए। तो आज आयुष्मान भारत योजना के कारण आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में कमी आई है बड़े पैमाने पर। और मैं तो कहूँगी कि इस योजना के कारण बड़े पैमाने पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो रहा है और रोजगार के भी बहुत सारे आज अवसर पैदा हो रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन योजना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लोगों को पहुँचे और जो कार्ड्स बन रहे हैं आयुष्मान के जल्द से जल्द बने, उसके लिए आयुष्मान आपके द्वार इनिशिएटिव भी सरकार चला रही है। इस अभियान का हम तीसरा फेज़ ला चुके हैं, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, जिसमें हमने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फीचर भी इंक्लूड किया है। तो कुल मिलाकर देश के आम नागरिक को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त करना है, ये इस योजना का उद्देश्य है। आपने इतने विस्तार से हमें काफ़ी इनफैक्ट फैक्ट्स, डिटेल्स और नंबर्स की जानकारी दी। मैं आपसे अब ये समझना चाहूँगी, क्योंकि एक इस योजना से डिजिटल सशक्तिकरण भी हो रहा है, आपको लगता है कि एक बिहेवियरल चेंज आ रहा है जब लोगों को अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐसे कागज़ में कैरी नहीं करने पड़ते और वो मिनट्स में डिजिटली अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं? देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जिसके ज़रिए हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। इसके तहत देश के हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दिया जा रहा है जिसे हम कहते हैं आभा आईडी। और आज देश के अंदर 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आभा आईडी जनरेट हो चुका है। और अब इस यूनिक आईडी के साथ देश के नागरिक अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर सकते हैं और 55 करोड़ लोग अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को इससे लिंकअप कर चुके हैं। तो एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जिसके माध्यम से आज लोगों के लिए किसी भी समय, किसी भी स्थान से और सुरक्षित ढंग से अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना संभव हो पा रहा है। यानी कोई ई प्रिस्क्रिप्शन हो, कोई टेस्ट रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, कोई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो, डिस्चार्ज समरी हो, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो अब हमें किसी फाइल में, फोल्डर में रखने की या कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फ़ोन पर ही उसको जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे नागरिक इससे एम्पावर हो रहे हैं और मैं कहूँगी कि ये एक माइंडसेट चेंज भी है, एक बिहेवियरल चेंज भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आसानी से ये काम हो सकता है। अब हम डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाने में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक सामान्य से टायर 2, टायर 3 सिटी में आज एक नागरिक किसी पैथोलॉजी में या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में अगर किसी टेस्ट के लिए गया तो वो पूछता है कि क्या मुझे मेरी रिपोर्ट फ़ोन पर मिल जाएगी। तो ये बदलाव आया है, लोगों को लग रहा है कि एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये योजना वरिष्ठ एवं वृद्ध नागरिकों के लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण और गेम चेंजर योजना साबित हुई है। इनफैक्ट अभी अगर मैं नंबर्स को कोट करूं तो लगभग 58 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने इस योजना के लिए अपना नामांकन
भर दिया है। तो 70 से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एकदम मिनिमल है। आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं ये समझना चाहूँगी कि उनके लिए जो इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन की एक योजना लाई गई, उसके पीछे की रिसर्च क्या थी? क्या सोच रही कि हमारे वृद्ध नागरिकों को दर-दर की ठोकरें अपने स्वास्थ्य के लिए ना खानी पड़े? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देश में आज 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो नागरिक हैं, उनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज उसका आंकड़ा लगभग 10 करोड़ है, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये सब आंकड़े हमारे अपने शोध के माध्यम से ही सामने आए हैं। दूसरी बात ये है कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का द्योतक होता है कि आप वरिष्ठ नागरिकों का, बुजुर्गों का कैसे देखभाल करते हैं। और हमारे देश में एक बड़ी आबादी है बुजुर्गों की और उनके लिए बढ़ती उम्र के साथ तमाम बीमारियां भी आती हैं और बड़ी संख्या में ये देखा गया है कि बुजुर्ग अपनी बीमारियां या तो घर परिवार के अन्य सदस्यों से कह नहीं पाते हैं, इलाज के खर्च के बारे में सोचकर इलाज से स्वयं को वंचित रखते हैं, पीड़ा को सहन करते रहते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि बुजुर्गों को सम्मानजनक रूप से स्वास्थ्य की देखभाल मिले और इलाज के खर्च की चिंता से वो मुक्त रहें। इसलिए विशेष तौर पे जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम ये योजना लेकर आए हैं। एक तरीके से उनके बुढ़ापे की लाठी है और बढ़ चढ़कर आयुष्मान वय वंदन कार्ड आज बन रहे हैं। बहुत, आपने स्वयं ही इस बात को कहा कि सरल तरीके से बन रहे हैं, यानी इसमें जितनी भी कागजी कार्रवाई है उसको न्यूनतम रखा गया है। आधार वेरिफिकेशन ज़रूर किया जा रहा है और अब तो ऑनलाइन भी आप आयुष्मान वय वंदन कार्ड को जनरेट कर सकते हैं आयुष्मान ऐप के माध्यम से, जो आप अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत सिंपल रखा गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग अपना कार्ड भी बनवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। बुजुर्ग अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ जी सकें, आत्मनिर्भर ढंग से जी सकें और उनके मन में कभी भी ये ख्याल ना आए कि उन्हें किसी के ऊपर किसी प्रकार की निर्भरता है। इस भावना के साथ हमारे देश के बुजुर्ग सर उठाकर जिए, इसलिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत से तो हमने ट्रीटमेंट की बात करी। अब मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू को यहाँ उजागर करना चाहूँगी, जो है दवाइयों की बात। जन औषधि केंद्र, सरकार द्वारा संचालित फार्मा एवं दवाइयों की स्टोर्स, जन औषधि केंद्रों पे 50 से 90% की कमी से दवाइयों का प्राइस होता है। जो बाकी के और फार्मा स्टोर्स हैं उनसे 50 से 90% की कम प्राइसेस पे दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि ऐसे समय में लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही शंका रहती है कि अगर दवाई सस्ती है तो कहीं दवाई की क्वालिटी ख़राब ना हो। तो दवाई की गुणवत्ता को इंश्योर करने के लिए आपका मंत्रालय कैसे प्रयासरत रहता है? मैं आकाशवाणी के माध्यम से देश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयों की क्वालिटी बहुत दुरुस्त है। ये सब उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ हैं और आज देश के अंदर जो भी जन औषधि केंद्रों में दवाइयाँ आपके लिए उपलब्ध हैं, वो सभी WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सोर्स की जा रही हैं और NABL एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्रीज से दवाई के हर बैच की टेस्टिंग होती है। दवा का दाम इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग तमाम किस्म की जो कीमतें होती हैं नहीं जुड़ी होती हैं। इसकी सेफ्टी, इसकी एफिकेसी, इसकी क्वालिटी को लेकर कहीं किसी प्रकार की शंका आप अपने मन में ना रखें। आज देश के कोने कोने में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और हमारी सरकार का संकल्प है 25,000 ऐसे स्टोर्स हमें खोलने हैं। कम कीमत पर क्वालिटी दवाएं हमें देश के हर नागरिक को मुहैया करानी है और देश के हर नागरिक का दवाओं पर जेब से होने वाला खर्च कम करना है। इस योजना के कारण मुझे खुशी है ये कहते हुए कि देश के आम नागरिक का जब से ये योजना लागू हुई है तब से 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और आप जब भी जन औषधि केंद्र से कोई भी दवा लेना चाहें और आपको ये
जानने की उत्सुकता हो कि ब्रांडेड दवा और इसकी कीमत में कितना अंतर है, तो हमने जन औषधि सुगम ऐप भी लॉन्च किया है। आप अपने फ़ोन पर बैठ के जो सबसे नज़दीकी जन औषधि केंद्र है उसको खोज भी सकते हैं और किसी ब्रांडेड दवा से जन औषधि केंद्र की दवा के कीमतों की तुलना भी कर सकते हैं। आपकी कितनी बचत हो रही है इसको भी आप अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। और मैं फिर कहूँगी कि सेफ्टी, क्वालिटी, एफिकेसी को लेकर किसी प्रकार का कोई संदेह मत रखिए। हमारी सारी दवाइयाँ जो जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता वाली हैं और प्रभावी हैं। मैं अब आती हूँ टीकाकरण पर। इतने विशाल देश में टीकाकरण कराना एक चुनौती है। हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है, तो आपके माध्यम से मैं ये समझना चाहूँगी कि आपका मंत्रालय कैसे सुनिश्चित करता है कि देश के दूर दराज के इलाकों में भी टीकाकरण पहुँचे और कोई भी बूढ़ा, बुजुर्ग या बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। देखिए, ये सच आपने कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, 1.4 बिलियन की आबादी है और हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हर वर्ष 2.6 करोड़ ऐसे नवजात शिशु हैं जिनका टीकाकरण हम करते हैं। 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं जिनका टीकाकरण हम करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करना और भारत जैसे देश में जहाँ इतने दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, ये आसान नहीं होता, लेकिन हमने इसको सक्सेसफुली किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो हमने इसके लिए डिजिटल पहल की है। हमारा यूविन पोर्टल है। यूविन पोर्टल एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से हर टीकाकरण की हम कंप्लीट मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करते हैं। यानी हर बच्चा, हर गर्भवती महिला जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है उसका रजिस्ट्रेशन होता है पोर्टल पे और उसके पूरे टीकाकरण की मॉनिटरिंग होती है। अगला टीकाकरण कब होना है उसके SMS अलर्ट्स जाते हैं और जब कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाता है तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी जेनरेट होता है। ये तो हमारा डिजिटल माध्यम है इसको करने का। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ मिशन इंद्रधनुष के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिसको हमारी सरकार ने लागू किया कि देश के कोने कोने में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो या तो बिल्कुल ही टीकाकरण जिनका नहीं हो पाता है, कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड रह जाती हैं, या कुछ टीकाकरण हुआ, पार्शियल हुआ, कुछ टीके लगे, कुछ नहीं लगे। तो हमने ये तय किया था कि हमें फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को बढ़ाना है। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारे देश में फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 85% के आसपास हुआ करता था। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 94% से ज़्यादा हो चुका है। और मिशन इंद्रधनुष की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि जहां हमारे जो भी पार्शली वैक्सीनेटेड या कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड महिलाएं या बच्चे हैं, हमारे हेल्थ केयर ग्रास रूट हेल्थ केयर फंक्शनरीज सब जगह पहुंचते हैं और हमारी जो वैक्सीन है वो हमारा जो कोल्ड चेन का मानक है उसके अनुरूप सुरक्षित तरीके से देश के कोने कोने पे पहुंच रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन के बीच में एक बेहतर समन्वय की व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक भी एलिजिबल बेनिफिशियरी टीकाकरण से वंचित ना रह सके, इसको भारत सरकार सुनिश्चित कर रही है। ट्रैकोमा जैसी बीमारी जो एक पब्लिक हेल्थ केयर प्रॉब्लम है उसको भारत ने अक्टूबर 2024 में ही एलिमिनेट कर दिया था, यानी कि कहें कि उन्मूलन कर दिया था। और अभी पिछले महीने मई में हमें एक सर्टिफिकेट भी मिला है इसके उन्मूलन के लिए WHO से। आपके ज़रिए मैं ये समझना चाहती हूँ मंत्री जी कि ऐसी और कौन सी बीमारियां हैं जिनके उन्मूलन की दिशा में भारत अग्रसर है। देखिए, आज हमें ट्रैकोमा फ्री होने का सर्टिफिकेट मिला है और देश के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और हमारे तमाम राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। हमारा अगला प्रयास जो है वो भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए है और इस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। भारत के प्रयासों का असर ये हुआ है कि आज दुनिया
से जब हम भारत की तुलना करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को देखते हुए, तो हमारे यहाँ टीबी के इंसिडेंस रेट में जो डिक्लाइन हुआ है वो दुनिया को देखते हुए कहीं ज़्यादा है। अभी हमने 7 दिसंबर 2024 से 10 मार्च तक लगातार 100 दिन का इंटेंसिफाइड कैंपेन चलाया था और इसमें 347 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हमें लगा कि टीबी का बर्डन हाई है, तो उसे हमें उठाना है। वहाँ पर हम वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के बीच में गए, उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग की और जो नए मामले निकल कर आए उनको हमने ट्रीटमेंट पर डाला, उन्हें हमने न्यूट्रिशन सपोर्ट से लिंकअप किया। तो अगली कोशिश हमारी ये है कि भारत जल्द से जल्द टीबी मुक्त बने। इसके लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स को हम लाकर मॉनिटर कर रहे हैं कि उनका उपचार कैसे आगे बढ़ रहा है। निक्षय मित्र बन रहे हैं, समाज के बीच में से लोग सामने आ रहे हैं। जो न्यूट्रिशन बास्केट या पोषण की व्यवस्था होती है वो ऐसे टीबी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ट्रीटमेंट एक पार्ट है, न्यूट्रिशन या पोषण दूसरा पार्ट है। दोनों की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तक कि भारत सरकार 1,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है जो हर टीबी पेशेंट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उसके खाते में पहुँच रहा है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि भारत को टीबी फ्री बनाना है। आपने एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ साझा की है। आगे बढ़ते हुए मंत्री जी, निमहंस ने एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कराया था 2015-16 में और उस सर्वे में ये पाया गया कि भारत की 11% आबादी मेंटल हेल्थ परेशानियों से जूझ रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अर्बन एरियाज़ के जो पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन के मुकाबले अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल परेशानियों से पीड़ित हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि कैसे, क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके मंत्रालय द्वारा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट गैप है वो कम हो, और प्लस जो एक टैबू माना जाता है, ये टैबू कैसे हटाया जा रहा है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मुझे खुशी है कि आपने मेंटल हेल्थ केयर का ये सवाल उठाया। आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगी देशवासियों से कि आज हमारे जीवन में हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी फिजिकल हेल्थ जितनी महत्वपूर्ण होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और बड़ी सरल सी बात है कि जैसे शरीर का कोई भी अंग बीमार हो सकता है, उसी प्रकार हमारे मन में और हमारे दिमाग में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हमें मेंटल हेल्थ को लेकर अपने मन में कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। आज आपके लिए सारी प्रोफेशनल हेल्प उपलब्ध है। हमें ऐसे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइज करते हैं, हमें बिल्कुल उनके सर्विसेज को लेना चाहिए और भारत सरकार ने इसके लिए बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम संचालित हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 767 ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम संचालित हो रहा है। तो अगर आप ज़िला अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर से जुड़ी हुई सर्विसेज आपको मिलेंगी और किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो आप कतई संकोच ना करें, आप ज़िला अस्पताल में जाएं और उन सेवाओं का आप लाभ उठाएं। हमने टेलीमानस सेल्स बनाए हैं, 53 टेलीमानस सेल्स आज इस देश में हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके यदि आपको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं, आप उसके लिए स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। और अब हम टेलीमानस ऐप भी लेकर आए हैं, यानी आप फ़ोन पर उसको अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए, यदि आप मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप उसका उपयोग करें। आज का समय खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करने का है। और फिर मैं आपसे कहूँगी कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के समान हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे नेग्लेक्ट मत करिए। किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या यदि आपको है तो आज सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध हैं। मैंने हेल्पलाइन के का भी जिक्र किया, ऐप का भी जिक्र किया। ये सारे प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। मंत्री जी, अब आपका ध्यान मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे आकर्षित करना चाहूँगी, वो है MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक समय था जब गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर ही उनका देहांत हो जाता था। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई, ऐसे काम किए जिनकी वजह से MMR में काफ़ी भारी गिरावट आई है। आपके माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। हमारे देश के बच्चों को और देश की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार है, ये हमारी सरकार की सोच है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये आज वैश्विक मंच पे चिंता का विषय है। पहले तो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि MMR में भारत में जो गिरावट आई है वो दुनिया के मुकाबले दुगनी है। और ये कैसे हुआ, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। हमने जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, ऐसे कई कार्यक्रम, कई योजनाएं चलाई जिसके माध्यम से दूर दराज के इलाकों में, गांव में, शहर में, कस्बों में, हर जगह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा मिला। गर्भवती महिलाओं के लिए मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप्स हों, इसको हमने एनकरेज किया। जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाएं स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन लें, इसको हमने एनकरेज किया। और एक्सटेंडेड PMSMA के अंतर्गत जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उसको भी हमने ट्रैक किया जब तक सेफ डिलीवरी अचीव ना हो जाए तब तक। तो हमारे ये सारे प्रयास इसी दिशा में रहे कि माताओं, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य को कैसे हमें सुरक्षित रखना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले टीकाकरण के कार्यक्रम में भी बताया कि 2.9 करोड़ हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका टीकाकरण यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत किया जाता है। और कैसे हम यूविन पोर्टल के माध्यम से एक एक गर्भवती महिला के टीकाकरण को ट्रैक करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो MMR में दुनिया के मुकाबले डबल गिरावट आई है, यानी दुनिया में अगर 42% है तो भारत में 83% है। ये इन्हीं सारे प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। आगे बढ़ते हुए मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने देश भर में देशवासियों से मोटापा कम करने का आह्वान किया है और इसी कड़ी में उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वो अपने खाने में 10% ऑयल या तेल की खपत कम करें। आपके नज़रिए से अगर देखें, आपके मंत्रालय के नज़रिए से देखें अगर, तो मोटापा देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इससे डील करने के लिए हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ओबेसिटी या मोटापा आज देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। और ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, दोनों में ही ये हमारी रिसर्च बताती है कि मोटापा, ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हर एज ग्रुप में बढ़ रही है, हर आयु वर्ग में, यानी बच्चे हों, बड़े हों, सब में बढ़ रही है। और इसका कारण है कि जो हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है, जो हमारा खान पान बिगड़ चुका है, ये इसका मुख्य कारण है। और मोटापे को, ओबेसिटी को अगर हमने समय रहते एड्रेस नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया है कि इसके लिए हम अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करें। विशेष तौर से हमारा खान पान, यानी हमें हेल्दी और सेफ, हमें स्वच्छ खाना है, पोषण युक्त खाना है, सुरक्षित भोजन लेना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे खाने में तेल कम हो, नमक कम हो, चीनी कम हो। ये 3 चीज़ें हमें कम करनी है। हमारे मंत्रालय के तहत FSSAI है। FSSAI ने ईट राइट इंडिया अभियान चलाया हुआ है। उसके तहत हम कहते हैं आज से थोड़ा कम, थोड़ा तेल कम, थोड़ा चीनी कम, थोड़ा नमक कम। और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं हमारे,
उन्हें हमें बचपन से ही ये बताने की ज़रूरत है कि जो लोकली अवेलेबल हो, जो सीजनल हो, जो फ्रेश हो, जो अनप्रोसेस्ड हो, जिसमें शुगर कम हो, जिसमें ऑयल कम हो, फैट कम हो, ऐसा भोजन उन्हें खाना चाहिए। और ये जागरूकता छोटी उम्र से ही लानी चाहिए। आज FSSAI देश भर में एक विशेष अभियान चला रहा है स्टॉप ओबेसिटी का, जिसमें हेल्दी ईटिंग, सेफ ईटिंग को लेकर जागरूकता लाई जा रही है और बड़े पैमाने पर डिजिटल माध्यम का भी उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, या हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब के वीडियोस भी पोस्ट किए जा रहे हैं आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कि एक जीवन शैली को सही रखना, खान पान को सही रखना कितना ज़रूरी है। तो मैं देश के आम जनमानस से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने मोटापे के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो आप सब के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती है। आप सब नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो उसे करें, और अपने खान पान में तेल, नमक और चीनी, इन 3 चीज़ों का सेवन कम करें। स्वस्थ खाएं, सुरक्षित खाएं, पोषण युक्त खाएं। यही हमारी आप सबसे अपील है और यही हमें मोटापे के खिलाफ हमारी लड़ाई में कामयाब करेगा। आपने योग का जिक्र किया और मैं उसी प्रश्न पर आने वाली थी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस साल 10वां साल है, हम 11वें साल में जा रहे हैं योग दिवस मनाते हुए। तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि योगा एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में कैसे योगदान देता है? सबसे पहले तो इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनके आह्वान पे आज भारत में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में योगाभ्यास कर रहे हैं वहाँ के आम जनमानस। और योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हर तरीके से अच्छा है। योग स्वयं से जुड़ने का एक तरीका है। आज के जीवन में हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है, हमारा खान पान बिगड़ चुका है, हर व्यक्ति के जीवन में तनाव के कई कारण हैं, प्रदूषण है, यानी हमारे चारों ओर ऐसा वातावरण है कि जिसके बीच में हमारा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और केवल हमारा फिजिकल हेल्थ नहीं, हमारा मेंटल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी। ऐसे में योग हमारे लिए बहुत सारे लाभ लेकर आता है। यदि आपने योग को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाया तो सबसे पहले तो आप अपने शरीर पर इसका प्रभाव देखते हैं कि आज लोगों के जीवन में ये जितने भी मैंने नकारात्मक कारण बताए उसके चलते शरीर में बहुत सारे रोग धीरे धीरे करके विकसित होते हैं। और अगर नियमित रूप से योग करें तो मांसपेशियों में जो जकड़न होती है वो निकलती है, तमाम आपको दर्द की शिकायत होती है, बहुत ऐसा लगता है कि शरीर में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, उस सब से मुक्ति मिलती है। शरीर में एक लचीलापन आता है, एक नई ऊर्जा आती है। और जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं वो उसको महसूस करते होंगे कि नींद बेहतर होती है, मूड बेहतर होता है, हम सारा दिन पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में योग को अपनाएं ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े। और योग से सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है। तो इसके एक नहीं अनेक लाभ हैं। बस शुरुआत करने की देर है। हम तय करें कि हमें योग को अपने जीवन में शामिल करना है। और मैं इतना ही कहूँगी, करें योग, रहे निरोग। अंत में मंत्री जी, चलते चलते आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं दर्शकों से, श्रोताओं से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हर दिन, हर पल छोटे से प्रयास से, सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, हर पल को जीना है, सिर्फ सांस नहीं लेना है और ज़िंदगी को खुशनुमा रखना है। इसलिए छोटे छोटे कदमों के साथ खुश होकर आगे बढ़ें।
मंत्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी विस्तार से हमें सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।